दिस इज कशिश। वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेसेस। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, सो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है इसको आप एज अ नोट लिख सकते हो, ठीक है। ये बुक में भी दिया हुआ है, इससे आपको 6 डेफिनेशंस भी लर्न हो जाएंगी। अभी देखो, फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, ये सारी डेफिनेशंस हैं, प्रोसेसेस हैं, ठीक है। देखो आरओ पे ध्यान देना, आप बात समझ जाओगे। सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना इज फ्यूजन, लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना इज सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड का गैस बन जाना वेपराइजेशन, गैस का लिक्विड बन जाना कंडेंसेशन। एरो पे ध्यान दो, जो उसके ऊपर लिखा है उस पर ध्यान दो। सॉलिड का गैस बन जाना सब्लिमेशन, गैस का सॉलिड बन जाना डिपोजिशन। तो देखो मैजिक क्या है कि आपको ये 6 की 6 डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, बस डायग्राम याद रखो। अब मैजिक इज दिस, मैजिक क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डैश इनटू डैश इज कॉल्ड डैश। मतलब जैसे मान लो मुझे डिपोजिशन की डेफिनेशन लिखनी है, तो मैं कैसे लिखूंगी? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, एरो देखो, गैस इनटू सॉलिड इज कॉल्ड डिपोजिशन। यानी एरो जहां से जहां जा रही है ना, उसको यहां से यहां वैसे लिखना है, और यहाँ पे प्रोसेस का नाम आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रोसेस का नाम आ जाएगा एस एंड एस, यानी कि यहाँ पे आ जाएगी आपकी प्रोसेस का नाम। जैसे डिपोजिशन, तो अगर मुझे सब्लिमेशन की लिखनी है मान लो, तो मैं क्या लिखूंगी? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। यानी क्या किस में चेंज हो रहा है वो ध्यान से देखना। एरो, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस बन रही है, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इस डायग्राम को बनाने का इतना ही पर्पस था कि आप 6 की 6 डेफिनेशन रटो ना, उनको आप एक ही डेफिनेशन, एक ही मतलब ब्लैंक से समझ जाओ कि कैसे बनानी है और किसको किस में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं, ठीक है। द मेन टॉपिक इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, बचपन यानी 3rd 4th क्लास में वाटर साइकिल जब आप पढ़ते थे। एंड इफ आपको याद नहीं है तो मैं बता देती हूँ। देखो आप क्या करो, छत पे जाओ, एक मान लो अपने घर में एक प्लेट ले लो, ठीक है, एक थाली ले लो, उसमें पानी फैला लो और उसको छत पे रख दो जब तेज धूप हो रही हो। आप ना थोड़ी देर बाद जाके देखना, 1 घंटे बाद जाके देख लेना, आपको उसमें पानी नहीं मिलेगा। वाई? क्योंकि जो पानी था वो पानी भाप बन के आसमान में जा चुका है। तो वो जो पानी था वो किस फॉर्म में था? लिक्विड की फॉर्म में था। अब वो लिक्विड भाप बन गया, यानी वो लिक्विड गैस की फॉर्म में बन गया और एनवायरनमेंट में उड़ गया। इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगी? इवेपोरेशन। द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस, द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्योंकि सन जो था वो टेम्परेचर दे रहा था ना, सन हीट दे रहा था पानी को, सन की वजह से पानी गर्म हुआ और गर्म होने की वजह से पानी भाप बन गया। So the phenomena of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is known as evaporation। देखो ये तो बुकिश लैंग्वेज में लिखी हुई है, प्रॉपर डेफिनेशन ये है इवेपोरेशन की जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। सिंपल भाषा में, लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया कि क्या है। पानी का भाप बन जाना इज इवेपोरेशन। जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे पानी भाप बन जाएगा, वही इवेपोरेशन होता है। देखो इवेपोरेशन के लिए कुछ फैक्टर्स है जो उसको इफेक्ट करते हैं, जैसे कि सरफेस एरिया। आप एक ग्लास में पानी रख के आओ छत पे और एक थाली में पानी रख के आओ छत पे, कौन सा वाला पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा? थाली वाला। क्यों? क्योंकि आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, क्योंकि आपने फैला के पानी रखा है तो वो जल्दी इवेपोरेट हो रहा है। ग्लास में पानी उतना फैला हुआ नहीं होगा तो वो बहुत धीरे से इवेपोरेट होगा। यानी सिंपल इज, आपने जब सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो इवेपोरेशन भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। सिमिलरली सरफेस एरिया कम करने से इवेपोरेशन भी क्या होगा? कम हो जाएगा। जैसे मैंने आपको ग्लास और थाली का एग्जांपल अभी दिया ही है। नेक्स्ट इज योर टेम्परेचर। देखो एक आप ठंडे पानी को रखो इवेपोरेट होने के लिए, एक आप गर्म पानी को रखो इवेपोरेट होने के लिए, कौन सा जल्दी हो जाएगा? गर्म वाला। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन को तो चाहिए ही टेम्परेचर, और आपने पहले ही गर्म पानी, पहले ही उसका टेम्परेचर बढ़ा के रख दिया है। सो टेम्परेचर बढ़ेगा, इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, यानी जब T बढ़ेगा तो E भी बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगा? कम होगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है कि ह्यूमस बोलते नहीं हम कि एनवायरनमेंट में बहुत ह्यूमिडिटी हो रही है, बहुत अब पसीना आता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती जा रही है, बारिश के टाइम पे ऐसा बहुत होता है। तो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में कितना ज्यादा पानी अभी फिलहाल है। तो सिंपल बात ये है कि जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है
तो इवेपोरेशन आपका कम होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में पहले इतना पानी है, यानी गर्मी कम है एनवायरनमेंट में, तो इवेपोरेशन तो होगा ही नहीं ना। सिमिलरली जब ह्यूमिडिटी आपकी कम होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। सिर्फ ह्यूमिडिटी है जो अलग चलती है, जो उल्टा चलती है, ये अगर बढ़ेगी तो इवेपोरेशन कम होगा, ये कम होगी तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, बाकी सब सीधे सीधे चलते हैं। विंड स्पीड की बात करूं, यानी हवा, जितनी तेज हवा चलेगी उतनी जल्दी कपड़े सूख जाते हैं ना, सिंपल बात है, जितनी तेज हवा चलेगी उतनी जल्दी कपड़े सूख जाएंगे, मतलब कि उतनी जल्दी उनके अंदर का पानी इवेपोरेट हो जाएगा। जितनी धीरे हवा चल रही होगी उतनी देर से कपड़े सूखेंगे, यानी उतनी धीरे पानी इवेपोरेट होगा। यानी विंड स्पीड और इवेपोरेशन का भी सीधा सीधा कनेक्शन है, जितनी तेज हवा उतना ज्यादा इवेपोरेशन, जितनी कम हवा उतना कम इवेपोरेशन। ठीक है, तो विंड अगर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। सिमिलरली आप उल्टा लिख लो, विंड अगर कम होगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, कम होगा। The last topic is evaporation causes cooling. How? देखो evaporation जहाँ भी होता है वहाँ आसपास थोड़ी cooling हो जाती है। How does it happen? ऐसा कैसे होता है? देखो, as a particle at the surface of the liquid gain energy from the surrounding and change into vapor, this is how evaporation causes cooling. बहुत सिंपल, एक अपने माइंड का लॉजिक लगाओ। अगर पानी है, पानी इवेपोरेट हुआ, यानी उसने कुछ ना कुछ साथ में सराउंडिंग अपने एनवायरनमेंट से, अपनी सराउंडिंग से एनर्जी ली होगी, यानी गर्माहट ली होगी, तभी तो वो भाप बना। जब उसने अपनी आसपास से गर्माहट सारी ले ली तो वहां पे क्या रहेगी, ठंडक। इस वजह से इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग ले आता है। ये मैंने सिंपल भाषा में समझाया है, ये यहाँ पे मैंने बुकिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि जैसे ही पार्टिकल्स जो है, सरफेस पे जो पार्टिकल्स थे, उन्होंने क्या किया, सारे एनवायरनमेंट की गर्मी ले ली, जिससे क्या हुआ कि वो भाप बन सके, है ना। जब जो लिक्विड है जो वो सारी गर्मी ले लेगा तो वो भाप बन जाएगा। जब वो भाप बन जाएगा तो जो आसपास की उसने गर्मी तो ले ली है, अब वहां पे क्या रह जाएगी, कूलिंग रह जाएगी। सो अब हम मूव करते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, विच इज कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस टू केल्विन एंड केल्विन टू सेल्सियस। देखो, आप लोग जानते होंगे और जान गए होंगे इस चैप्टर में कि सेल्सियस और केल्विन दो ऐसी यूनिट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ये तो आप लोगों ने बहुत बार अपनी डेली लाइफ में सुना होगा कि दिल्ली में 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। बेसिकली हम ना डिग्री सेल्सियस ज़्यादा यूज करते हैं इन आर डेली लाइफ और नॉर्मल कम्युनिकेशन में, बट केल्विन इज ऑल्सो अ यूनिट जो कि टेम्परेचर को नापने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब देखो, जैसे आपको पता है मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, आपने सीखा होगा ना मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना। तो हमें दो अलग अलग यूनिट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ऐसे हमें सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना आना चाहिए, और इसका क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। सो देयर इज अ फॉर्मूला जिससे आप दोनों चीजें कर सकते हो, मतलब किसी को भी किसी में भी चेंज कर सकते हो, केल्विन को सेल्सियस में भी और सेल्सियस को केल्विन में भी। सो फॉर्मूला इज दिस वन, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.15। ये इसको लिख लेना, के का मतलब है केल्विन और सी का मतलब है सेल्सियस। ठीक है, नाउ इस फॉर्मूले को अभी आप रिवाइज रखो, इसको लिख लो, इसको कैसे यूज करना है, इसके कैसे क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। देखो, एज यू नो दिस इज पार्ट नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर, और मैंने बोला था कि लास्ट पार्ट होगा, बट स्टिल देयर इज अनदर पार्ट जो कि अगला है और जो लास्ट होगा पक्का। उसमें मैं क्या करवाने वाली हूँ ना, जैसे हमने अभी पूरे चैप्टर को नोट्स के फॉर्म में कंप्लीट किया है, बट इन द नेक्स्ट वीडियो विल कवर द होल चैप्टर इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। हाउ कि जैसे पूरे चैप्टर को मैंने क्वेश्चंस के फॉर्म में फ्रेम किया है। सबसे पहले मैटर क्या होता है, एग्जांपल दो। ठीक है, मैटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी जो जो मैंने नोट्स में पढ़ा है ना उससे हटके वो क्वेश्चंस होंगे, तो सेम नहीं है। ऊपर ऊपर से आपको लगेगा सेम है, बट लास्ट के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मैं बोलूंगी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हर बच्चा कितना करता है, अभी आपने सिर्फ ना 70% इस चैप्टर का कवर किया। अगर आपने ये 3 पार्ट्स देखे हैं तो इसमें सिर्फ 70% चैप्टर कवर हुआ है, बट देयर आर स्टिल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि रह जाते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि पानी में मान लो पानी का ग्लास आपने रखा, ठंडे पानी का ग्लास, ठीक है, थोड़ी देर बाद आप देखते हो उसके आसपास वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है, वो पानी का ग्लास बाहर से गीला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत बनते हैं, वाई वाले, क्यों होता है ऐसा। आप गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हो, या फिर जो डेजर्ट कूलर्स होते हैं वो बारिश के टाइम के कंपैरिजन में गर्मियों में इतनी अच्छी हवा क्यों देते हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन क्यों वाले हैं जो कि आई थिंक 20 के अप्रॉक्स है। तो वो सारे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। नेक्स्ट वीडियो शायद थोड़ी बड़ी हो जाए, शायद तो कुछ भी हो जाए, बट आप उसको मिस मत करना, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसको आप जरूर देखना, भले पार्ट्स में करके देख लेना, थोड़ी थोड़ी करके देख लेना, बट देखना और नोट करना। जो आपका लर्निंग पार्ट है ना वो नेक्स्ट वीडियो ही है,
मैंने उसको क्वेश्चंस की फॉर्म में फ्रेम किया, आप वो पूरा एज इट इज लर्न कर सकते हो, उसमें से क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे आपको। ये था आपके समझने के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए और प्रैक्टिस के लिए, पढ़ने के लिए, क्योंकि हर बार आप जब एग्जाम होता है तो आप एनसीईआरटी को उठा के नहीं रीड कर सकते, उसमें इतनी एक्टिविटीज होती है, इतने क्वेश्चंस होते हैं बीच में, इतनी स्टोरीज होती हैं कि आप मेन चीजें आपकी मिस ना हो जाए, इसलिए हम नोट्स बनाते हैं पढ़ने के लिए। बट फॉर द लर्निंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो आपका काम आएगा। नेक्स्ट वीडियो वाले क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लेना, उनको रीड कर लेना, उनको लर्न कर लेना, घोट के पी जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मैं ये बोल रही थी कि फॉर्मूला का जो एप्लीकेशन है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैंने सिर्फ ये फॉर्मूला आपको बता दिया कि हाँ ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसको कैसे यूज करना है नेक्स्ट में। नाउ देयर इज नोट फॉर यू। नोट आप लोगों को बहुत इजी है। आइस का कितना टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर वेपर का 100 डिग्री सेल्सियस। दिस इज अ थिंग यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों का क्या क्या होता है, ठीक है। सो दीज वर ऑल द थिंग्स जो मैं आज की वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करना चाहती थी। So this was all about this video. I hope you like the video. अगर आप लोगों को अच्छी लगती है यार तो लाइक करो, सब्सक्राइब तो कर ही लो, क्योंकि न्यू वीडियो आएगी तो पता नहीं चलेगा। एंड ऑल्सो शेयर भी करो, क्योंकि अकेले अकेले पढ़ना इज अ रियली बैड थिंग, ठीक है। सो औरों से भी शेयर करो ताकि वो भी पढ़ सके और उनको भी बताओ। एटलीस्ट उनको शेयर नहीं कर रहे हो तो उनको बता तो दो कि ऐसा कोई चैनल एग्जिस्ट भी करता है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, उसको मिस मत करना। बाय।